हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग के अंदर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन यानी परिरक्षण के सिद्धांत, और इसके साथ साथ अपने बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन यानी परिरक्षण की विधियां। लेकिन सबसे पहले अपने बात करते हैं सिद्धांत की, प्रिंसिपल की बात करते हैं। सबसे पहले अपने प्रिंसिपल की बात करें उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कोई फ्रूट खराब कैसे हो सकता है, कोई फल सब्जी कैसे खराब हो सकते हैं, उसके पीछे खराब होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। देखो, फल और सब्जी है वो खराब हो सकती है सेल्फ डिग्रेडेशन की वजह से, यानी सवत अपघटन की वजह से। देखो, ये आपका समझना बहुत जरूरी है कि सवत अपघटन से कैसे खराब होता है। जैसे ये कोई फ्रूट है या वेजिटेबल है, ठीक है। इस फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर फूड के रूप में है अपना कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फूड के रूप में इसमें अपना है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, डिग्रेड होता है। किसकी वजह से? रेस्पायरेशन की वजह से, श्वसन की वजह से होता है। तो श्वसन इसमें चलता रहेगा। जब अपने इसको पेड़ से तोड़ लेंगे तो इसके बाद इसमें रेस्पायरेशन, श्वसन चलता रहेगा। श्वसन चलेगा, उससे क्या होगा, फूड टूटेगा, यानी भोजन होगा उसका अपघटन होगा और ऊर्जा निर्माण होगा। अभी हमें ऊर्जा की जरूरत नहीं है, लेकिन वो श्वसन तो चलना, ऊर्जा निर्माण होगा, भोजन टूटेगा, जिससे फल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, सवत अपघटन। तो फल सब्जी खराब होने के पीछे कारण क्या हो सकता है? सवत अपघटन हो सकता है। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो दूसरा कारण यहां पर क्या हो सकता है, जैसे कोई माइक्रोबल्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनका अटैक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका अटैक हो सकता है। हो सकता है कि कवक है वो इसको खराब कर दे, हो सकता है कि जीवाणु है वो इसको खराब कर दे, या फिर कोई और दूसरा सूक्ष्म जीव है वो इसको खराब कर सकता है। दूसरा कारण बन सकता है ये इसका, ठीक है। उसके अलावा इसके खराब होने के कारण क्या हो सकते हैं? तीसरा अपने बात करें, तुड़ाई हमने ढंग से नहीं की है, इसको किसी तरह का हमने यांत्रिक नुकसान पहुंचा दिए तोड़ते समय, यातायात के समय या मार्केट में पड़ा है उस समय ना। यांत्रिक नुकसान में वो मैकेनिकली फिजिकली सब नुकसान आ जाएंगे ना। जैसे आपने तुड़ाई करते समय जिस हथियार से, जिस औजार से आप तुड़ाई कर रहे थे वो आपने सीधा फ्रूट पे मार दिया है, या फल को आपने ऊपर से गिराया तो वो जमीन पर जब नीचे गिरा तो उस पर क्या हुआ, जिस तरफ से वो गिरा, ये फल आया, ये जमीन पर गिरा, तो जिस तरफ से गिरा उस तरफ से डैमेज हो जाएगी। तो ये सब अपने किस में रख लेंगे, यांत्रिक नुकसान यानी मैकेनिकल इंजरी में रख लेंगे। तो और नुकसान किससे हो सकता है? यांत्रिक नुकसान हो सकता है, कुल मिला के अपने ये बात कहें। और उसके अलावा और क्या नुकसान हो सकता है इस फ्रूट को नुकसान हो सकता है जनरली अपने बात करें तो किसी इंसेक्ट का, कीट का हो सकता है, या किसी मानव द्वारा उसके जो क्रियाकलाप है उनके द्वारा हो सकता है। तो तुड़ाई के बाद जो फल सब्जी खराब होते हैं उसके पीछे ये 4 कारण होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा कारण नहीं हो सकता है अपना। जो कारण होंगे वो सारे के सारे अपने यही होते हैं। अब देखो, इनके अलावा कोई और कारण नहीं होने वाला। कोई भी कारण आप सोचोगे तो इन 4 कारणों में से एक कारण में ही आएगा। आप फल सब्जी की तुड़ाई कर लेते हो, तुड़ाई से लेकर जब कंज्यूमर तक जाता है, यानी जब उपभोक्ता तक जाता है, तो फल सब्जी जो खराब होता है उसके पीछे उसका सेल्फ डिग्रेडेशन यानी सवत अपघटन हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोबल की वजह से नुकसान हो सकता है, कीट या किसी और दूसरे पेस्ट से यानी इंसेक्ट और अदर जो पेस्ट है उससे नुकसान हो सकता है, या फिर मैकेनिकल इंजरी हो सकती है। कहने का मतलब है यांत्रिक नुकसान हो सकता है। तो ये तो हुए नुकसान होने के कारण। अब प्रिंसिपल भी अपने यहीं से बनने वाले हैं, जाहिर सी बात है। हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिग्रेडेशन यानी सवत अपघटन को रोक देंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है? प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिग्रेडेशन यानी सवत अपघटन को रोकना। अब सवत अपघटन रोकने के लिए अपने क्या क्या करेंगे वो बाद की बात है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा हुआ? प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिग्रेडेशन यानी सवत अपघटन को रोकना। एक तो ये ध्यान रखो। दूसरा नुकसान किससे हो रहा था? माइक्रोबल से हो रहा था, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे नुकसान हो रहा था। तो अपने क्या दूसरा प्रिंसिपल होगा, वो क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने क्या करना है? रोक देना है, उनका इंफेक्शन या नहीं होने देना। पहला प्रिंसिपल क्या था? प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिग्रेडेशन यानी सवत अपघटन को रोकना। दूसरा प्रिंसिपल क्या था यहाँ पे? प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबल एक्टिविटी या सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को रोक देना, ठीक है।
अब तीसरा प्रिंसिपल अपने एक साथ ही बात कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल इंजरी एंड अदर पेस्ट इंजरी। पेस्ट जैसे कीट हो सकता है, कोई मानव हो सकता है, या सब्जी मंडी में आपने देखा होगा चलते चलते पशु भी कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। कोई सा भी पेस्ट है, कोई सा भी पीड़क है, तो तीसरा प्रिंसिपल अपने कौन सा मान के चलेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल इंजरी एंड पेस्ट इंजरी। तो ये तीन प्रिंसिपल होते हैं। पहले अपने को पता चल गया भी फल सब्जी खराब होने के पीछे कारण क्या है। सेल्फ डिग्रेडेशन, ये किससे होता है, रेस्पिरेशन, श्वसन की वजह से। इसका मतलब क्या है, जिस फ्रूट में जितनी ज्यादा रेस्पिरेशन रेट होगी, जितनी ज्यादा श्वसन गति होगी, वो फल उतना ही जल्दी खराब होगा। और जिस फल की श्वसन गति, रेस्पिरेशन रेट जितनी कम होगी, उसकी स्टोरेज लाइफ होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी, यानी उसकी जो भंडारण क्षमता होगी वो उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। तो ये चीज तो अपने को ध्यान रखनी है, बेसिक सी बात अपने को पता ही होना चाहिए। जिसकी श्वसन दर ज्यादा होती है उसकी भंडारण क्षमता कम होती है, यानी जिसकी रेस्पायरी रेट ज्यादा उसकी स्टोरेज लाइफ हमेशा क्या होगी, कम। और जिसकी रेस्पायरी रेट क्या है, कम होती है, तो उसकी जो स्टोरेज लाइफ होती है यानी भंडारण क्षमता होती है वो हमेशा ही क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस है या बैक्टीरिया यानी कवक है, जीवाणु है, ये नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से अपने फल सब्जी खराब हो जाते हैं। जैसे स्टोरेज में जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, एक तो पहुंचाता है सॉफ्ट ट्रॉट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है, सॉफ्ट ट्रॉट को हिंदी में बोल देते हैं अपने कोमल सड़न रोग। और सब्जियों में जो कोमल सड़न रोग होता है, या जो सारी प्रकृति के फल होते हैं उनके अंदर जो कोमल सड़न यानी सॉफ्ट रोट होता है, सभी सब्जियां, ऑल वेजिटेबल्स, और उसके अलावा जैसे बनाना, केला है, और पपाया यानी पपीता है, इनके अंदर तुड़ाई के बाद जो सॉफ्ट रोट होता है वो इरोविनिया क्रोटोवोरा बैक्टीरिया की वजह से, इरोविनिया क्रोटोवोरा जीवाणु की वजह से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सब्जियों में भंडारण के दौरान होने वाला जो डिजीज है सॉफ्ट रोट, सॉफ्ट रोट, ये सॉफ्ट रोट होता है, ये किसकी वजह से होता है, सब्जियों में, केले में और पपीता में इरोविनिया क्रोटोवोरा जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से होता है। और जो कुल ये सूक्ष्म जीवों से नुकसान होता है, अकेला इसका 36% सब्जियों के अंदर जो नुकसान है वो इरोविनिया क्रोटोवोरा से हो जाता है, यानी सबसे खतरनाक रोग है स्टोरेज के दौरान जो सॉफ्ट रोट है। फलों में भी सॉफ्ट रोट होता है, लेकिन पपीता और केले को छोड़ दें तो बाकी सभी फलों के अंदर जो सॉफ्ट रोट होता है वो फंगस की वजह से, कवक की वजह से होता है। पेनिसिलियम जो कवक होता है उसकी वजह से देखने को मिलता है। फलों में जो सॉफ्ट रोट है वो पेनिसिलियम की वजह से, और वेजिटेबल में जो है वो इरोविनिया क्रोटोवोरा। फलों में पेनिसिलियम फंगस यानी कवक की वजह से, और सब्जियों में इरोविनिया क्रोटोवोरा जीवाणु की वजह से। इसके साथ साथ तो मैंने आपको बताया जैसे केला है, पपीता है, इनके अंदर भी किससे होता है, केले और पपीते में भी इरोविनिया क्रोटोवोरा से। तो सब्जियों में जो रोग होते हैं या सूक्ष्म जीवों से जो नुकसान होता है भंडारण के दौरान, उसका 36% अकेला सॉफ्ट रोट से होता है। और फ्रूट में अगर बात करें तो लगभग 30% जो नुकसान है भंडारण के दौरान, स्टोरेज के दौरान, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो लॉस होता है उसकी बात कर रहा हूं, उसका 30% किससे होता है, सॉफ्ट रोट से होता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा, हमने जैसे मैकेनिकल इंजरी बताई, यांत्रिक नुकसान बताया, तो यांत्रिक हार्वेस्टिंग के टाइम हो सकता है, हैंडलिंग के टाइम, जैसे आप प्री कूलिंग कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, आप ढंग से नहीं ले जा रहे, कैरेट्स में नहीं ले जा रहे, एक साथ आपने सारे के सारे फ्रूट या वेजिटेबल भर लिए, ऊपर वालों का दबाव लगने की वजह से नीचे वाले खराब हो गए, कोई सा भी कारण हो सकता है ना, तो ये मैकेनिकल इंजरी में आता है। या फिर आपने देखा होगा सब्जी मंडी के अंदर भी कई बार क्या होता है, जैसे कोई ऊपर बैठ जाता है या ऊपर से जो उसका बैग वगैरह होता है वो गिरा देते हैं, तो कोई सा भी ये मैकेनिकल इंजरी में। और कोई पेस्ट है, पेस्ट पशु भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, तो इनकी वजह से जो नुकसान होता है उसको अपने किस में कंसिडर किया जाएगा, पीड़क में कंसिडर किया जाएगा। तो ये 4 नुकसान के अपने कारण है और इनके पीछे 3 प्रिंसिपल काम करेंगे। पहला, प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिग्रेडेशन यानी स्व अपघटन को रोकना। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी यानी सूक्ष्म जीव है उनकी गतिविधि को रोकना। तीसरा जो प्रिंसिपल है, प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल इंजरी एंड अदर पेस्ट इंजरी, कहने का मतलब जो यांत्रिक नुकसान है और पीड़क से जो नुकसान होता है उसको रोकना। ये 3 प्रिंसिपल काम करते हैं। मेरे हिसाब से आपको प्रिंसिपल तीनों समझ में आ गए होंगे। ये तो मोटी मोटी बात थी कि कौन कौन से प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहला अपने प्रिंसिपल ले लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ
माइक्रोबल एक्टिविटी या प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबल डिकम्पोजिशन, या फिर सूक्ष्म जीवों के कारण जो नुकसान हो रहा है उसको रोकना। पहला जो अपना प्रिंसिपल है, पहला सिद्धांत है सूक्ष्म जीवों के नुकसान को रोकना। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल हो गया। इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबल एक्टिविटी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन जो है, तो उसको रोकना हो गया। इसमें सबसे पहला क्या आता है, असेप्सिस आता है। असेप्सिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्वस्थता, सॉरी इसमें असेप्सिस, असेप्सिस। देखो असेप्सिस का मतलब क्या होता है, असेप्सिस का मतलब होता है स्वच्छता, स्वच्छता। देखो फल सब्जियों को अपने क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है, किसी गले सड़े के संपर्क में नहीं आने देना है, कोई जगह जो कंटामिनेटेड है, संक्रमित है, वहां पे नहीं रखना। जैसे ये स्टोरेज है, मान लो आप सपोज करिए एक स्टोरेज है, इस स्टोरेज के अंदर हमने क्या किया, पहले कुछ फ्रूट रखे हुए थे, जैसे मान लो बनाना रखे हुए थे, केला रखे हुए थे, और उन केला के अंदर क्या था, सॉफ्ट रोट था। सॉफ्ट रोट यानी कोमल सड़न रोग था। हमने वो केले यहां से उठा दिए और दूसरे ताजा बिल्कुल हेल्थी केले यहां पर लाके रख दिए। तो इस चेंबर को हमने साफ तो नहीं किया। जो पहले जो केले थे उनके अंदर सॉफ्ट रोड था, उसके जो बीजाणु पड़े हुए वो यहाँ पर अभी बरकरार है ना, तो वो अभी यहाँ पर बरकरार है। तो ताजा हम जब रखेंगे यहाँ पे तो उनमें भी इंफेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को बचाना है। हार्वेस्टिंग का जो औजार है अपना, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। अपने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो भी कैरेट्स वगैरह काम में ले रहे हैं, जो कंटेनर है वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। और उसके अलावा जैसे कोल्ड स्टोरेज है वो अपना बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। या मार्केटिंग चेन के दौरान आप जहां जहां फल सब्जियों को रखते हैं वो सारे के सारे क्या है, संक्रमित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उनको खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा अपने हो सकता है फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। देखो फिल्ट्रेशन जो बात आती है, ये जनरली बात आती है जैसे फ्रूट जूस वगैरह होता है, तो उसको अगर अपने फिल्टर कर दें तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन से भी अपने क्या कर सकते हैं, जनरली मतलब साफ सुथरा उसको रखा जा सकता है, या फिर जो सूक्ष्म जीव है उनसे बचाव किया जा सकता है। तीसरी अपने बात करें तो एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन का मतलब है वायु रहित करना, वायु रहित करना। वायु रहित करना को अपने इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, एनारोबिक कंडीशन बोल देते हैं। रहित करना या एनारोबिक कंडीशन। देखो एनारोबिक कंडीशन या वायु रहित करने का मतलब क्या है, जैसे कोई फल है या सब्जी है, उसको अपने क्या करेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में रख देंगे या ऐसे कंडीशन में रख देंगे जहां पर हवा नहीं है, वायु नहीं है बिल्कुल। अब देखो इसको वायु नहीं मिलेगी यानी ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसका खुद का रेस्पिरेशन नहीं होगा। जब इसका खुद का रेस्पिरेशन नहीं होगा तो इसमें सेल्फ डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। पहला फायदा तो ये प्रिंसिपल देखो क्या लिख रखे हैं हमने, प्रिवेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन मैं आपको यहाँ दोनों ही चीज बता रहा हूं। तो अपने देखो एक तो एनारोबिक कंडीशन की वजह से इसका सेल्फ डिग्रेडेशन नहीं होगा, जो दूसरे प्रिंसिपल में अपने बात करेंगे। दूसरा यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें भी ऑक्सीजन, उनको भी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो भी तो जिंदा नहीं रह पाएंगे ना, वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो वो इस प्रोडक्ट को खराब नहीं करने वाले हैं। तो ये जो मतलब एनारोबिक कंडीशन है, ये सेल्फ डिग्रेडेशन को भी बचाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्या करती है, रोकती है। तो ये अपना तीसरा प्रिंसिपल, सॉरी पहले प्रिंसिपल का तीसरा पार्ट हो गया। चौथा अपना क्या है, एक्सपोजिंग एट हाई टेम्परेचर्स। एक्सपोजिंग एट हाई टेम्परेचर। एक्सपोजिंग एट हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, उच्च तापमान में रखना, उच्च तापमान में रखना। देखो उच्च तापमान में रखने से क्या होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, जैसे मान लो कि अपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या इससे ज्यादा टेम्परेचर पे किसी फ्रूट या वेजिटेबल को रखते हैं। अगर किसी फ्रूट या वेजिटेबल को इतने हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी डेड हो जाएंगे और उनके स्पोर है यानी जितने भी सूक्ष्म जीव है वो भी मर जाएंगे और उनके जो बीजाणु है वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अपना जो प्रोडक्ट होगा यानी फ्रूट और वेजिटेबल है
फल सब्जी है वो खराब नहीं होंगे। तो हाई टेम्परेचर से अपने उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं ना, तो उससे नुकसान नहीं होगा। तो पहला प्रिंसिपल था हमारा सूक्ष्म जीवों के नुकसान को रोकना या प्रिवेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज या डिकम्पोजिशन। उसमें हमने एक बात की असेप्सिस यानी स्वच्छ रखो, उसको कंटामिनेट मत होने दो, संक्रमित मत होने दो, खराब के संपर्क में मत आने दो। उसमें अपने को औजार भी अच्छे औजार भी क्या साफ सुथरे रखने हैं, बिना संक्रमित रखने हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जो व्हीकल काम में रख रहे हैं वो भी अपना संक्रमित नहीं होना चाहिए, कैरेट्स वगैरह, यानी हर स्तर पर अपने को ये ध्यान रखना है। फिल्ट्रेशन ये सिर्फ फ्रूट जूस के लिए बात आती है, फ्रूट जूस वगैरह को प्रिजर्वेशन करना है तो अपने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म न आ जाए, इसलिए ऐसे फिल्टर यूज करते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को छाना जा सके, जैसे हिपा फिल्टर वगैरह होते हैं। वायु रहित करना एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन में दोनों ही बेनिफिट है, एक तो सेल्फ डिग्रेडेशन भी नहीं होगा जो दूसरा प्रिंसिपल है ना, और उसके साथ साथ क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी सारे के सारे किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, उनका भी इन्फेक्शन फ्रूट वेजिटेबल में यानी फल सब्जियों में नहीं होगा। तीसरा था अपना चौथा था अपना एक्सपोजिंग एट हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान में रखना। उच्च तापमान देने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे किल मर जाते हैं और उनके जो बीजाणु होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मैं बात करूं सेकंड प्रिंसिपल की, तो सेकंड प्रिंसिपल अपना कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिग्रेडेशन, यानी स्वत अपघटन को रोकना। दूसरा प्रिंसिपल क्या है अपना, स्वत अपघटन को रोकना, स्वत अपघटन को रोकना, ये हमारा यहां पर दूसरा प्रिंसिपल होता है। तो अब हम स्वत अपघटन को रोकने के लिए क्या क्या काम करते हैं ना, सेल्फ डिग्रेडेशन होने से। अब देखो सेल्फ डिग्रेडेशन होता किसकी वजह से, एक तो होता है रेस्पायरेशन की वजह से, श्वसन की वजह से, और दूसरा होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी से, है ना। अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी से भी तो अपना फल वगैरह है वो जनरली खराब हो जाता है। जैसे अपने सेब को काटते हैं, काट के रखते हैं तो वो काला पड़ जाता है ना, उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है, वो जल्दी खराब हो जाता है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से। कई बार कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं, कई बार बोलते हैं जी सेब को काटने के बाद वो काला कैसे पड़ जाता है, बोलते हैं जी आयरन की वजह से। आयरन की वजह से काला नहीं पड़ता है, ये ऑक्सीडेशन की वजह से काला पड़ता है, एंजाइम वगैरह होते हैं उनके रिएक्शन की वजह से ये काला पड़ता है। तो यहाँ रेस्पायरेशन रेट है वो खराब करती है और एंजाइम एक्टिविटी है वो खराब करती है। तो अपने क्या करेंगे इसमें जो है प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिग्रेडेशन में, एक तो अपने ब्लांचिंग कर सकते हैं, ब्लांचिंग, ब्लांचिंग को अपने हिंदी में बोल देते हैं विविकरण बोल देते हैं। क्या बोलेंगे अपने इसको, विविकरण बोल दिया जाता है। देखो ब्लांचिंग होता क्या है, ब्लांचिंग जनरली क्या होता है, जिस समय आप किसी फल सब्जी की प्रसंस्करण कर रहे हैं, यानी उस फल सब्जी से जैम, जेली, मुरबा, कैंडी, अचार जो भी बना रहे हैं, जब उसकी तैयारी करते हैं तो उस समय अपने क्या करते हैं, उसको काटते ही, छिलते ही, काटते ही तुरंत बाद क्या करेंगे, 2 से 5 मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए अपने क्या करते हैं, उसको बॉईल कर लेते हैं। जब अपने उसकी कोई प्रोसेसिंग करनी होती है तो उसकी सफाई की, उसका छिलका उतारा, उसको कट किया, जस्ट उसके बाद अपने क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर लीजिए, उसकी ब्लांचिंग कर ली जाती है, उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे मान लो हम कोई फल सब्जी से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लांचिंग करेंगे। उसकी तैयारी के बाद ब्लांचिंग यानी विविकरण, विविकरण का मतलब होता है 2 से 5 मिनट के लिए उसको बॉईल कर लेना। उसके बाद जब तक हम उसको प्रोसेसिंग तक लेके जाएंगे तब तक बीच में जो टाइम लगता है उस दौरान ये जो अपना फल है वो खराब हो जाता है। नुकसान क्या क्या देखने को मिलते हैं इसमें, इसका रंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की वजह से खराब होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत खराब आती है। तो अगर हम ब्लांचिंग कर देते हैं तो सारे एंजाइम, यानी उसको 2 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर देते हैं तो उसके सारे एंजाइम होते हैं वो मतलब डीएक्टिवेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका रंग खराब नहीं होता है। वैसे तो ब्लांचिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रोसेसिंग में, वो ध्यान रखना रंग को बनाए रखना होता है, कलर का जो प्रिजर्वेशन होता है वो होता है ब्लांचिंग का। उसके अलावा ब्लांचिंग के और भी फायदे होते हैं। अब ब्लांचिंग को से हमने क्या किया, ब्लांचिंग पे जब उसको मतलब ब्लांचिंग करते समय जब उसको बॉईल किया है तो वो कुछ सॉफ्ट हो गया, तो अब उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा। जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा बनेगा, बढ़िया बनेगा, यानी फिनिश बनेगा, उसमें ढेले जैसे बनने जैसा कुछ नहीं रहेगा।
उसके अलावा ब्लांचिंग से और क्या फायदा होता है, रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर होती है वो भी क्या है, जनरली बंद हो जाती है। ये ब्लांचिंग के बेनिफिट होते हैं। मेनली जो ब्लांचिंग बनी है या ब्लांचिंग जो की जाती है वो सब्जियों में की जाती है, यानी वेजिटेबल्स में की जाती है। आपसे पूछ ले कि ब्लांचिंग इज सुटेबल फॉर, यानी ब्लांचिंग या विविकरण किसके लिए मतलब महत्वपूर्ण है या किसके लिए मतलब की जाती है, सब्जियों के लिए की जाती है। लेकिन ध्यान रखना उन फ्रूट्स में भी की जाती है जो थोड़े सॉलिड होते हैं, जिनके अंदर जो पल्प होता है, गुद्दा जो होता है या फ्लैश जो होता है वो पल्पी नेचर का या मतलब ऐसे जूसी टाइप का नहीं होता, हार्ड होता है, उनमें ब्लांचिंग की जाती है। जैसे सेब है, नाशपाती है, इनमें अपने ब्लांचिंग कर सकते हैं। खजूर है, आंवला, इनमें ब्लांचिंग की जाती है। जो जूसी टाइप के फ्रूट होते हैं या जिनमें वेस्कोसिटी होती है उनके अंदर ब्लांचिंग नहीं की जाती। जैसे आम में नहीं की जाती, स्ट्रॉबेरी में नहीं की जाती है, सिट्रस नींबू वर्गीय फलों में नहीं की जाती। जो भी जूसी है उनके अंदर ब्लांचिंग नहीं करते हैं। मेनली जो ब्लांचिंग बनी है वो किसके लिए है, सब्जियों के लिए, ये ध्यान रखना आपको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जिनमें ब्लांचिंग नहीं की जाती है, ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जिनमें ब्लांचिंग नहीं की जाती है। तो वेजिटेबल में बात करें तो अनियन और गार्लिक जो है इनकी प्रोसेसिंग करते समय इनमें ब्लांचिंग नहीं की जाती। अब देखो ब्लांचिंग तो वाटरमेलन में भी नहीं हो सकती, लेकिन वाटरमेलन की प्रोसेसिंग भी तो नहीं की जाती है ना। तो जिनमें प्रोसेसिंग की जाती है सिर्फ उनकी ही बात कर रहे हैं अपने। फ्रूट तो बहुत सारे हैं जिनमें ब्लांचिंग नहीं करते, लेकिन वेजिटेबल में अनियन गार्लिक दो सब्जियां हैं जिनके अंदर ब्लांचिंग नहीं की जा सकती। तो सबसे पहला था हमारा सवत अपघटन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का मतलब है फल व सब्जियों को 2 से 5 मिनट के लिए बॉईल करना। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन उद्देश्य होता है वो कलर प्रिजर्वेशन होता है, हमेशा ध्यान रखना। और जैसे सेब काटते हैं वो काला पड़ जाता है, ऑक्सीडेशन की वजह से पड़ जाता है, एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, इसलिए एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फल का कलर है वो भी अपना खराब नहीं होगा। दूसरा, अपने सवत अपघटन को कैसे रखा जा सकता है, एनेरोबिक कंडीशन जनरेट करके, यानी अवायवीय अवस्था। अवायवीय अवस्था ये मैंने आपको पिछले मतलब प्रिंसिपल के साथ आपको बता ही दिया, अवायवीय कंडीशन अपने विकसित करके ऐसा भी कर सकते हैं। उसके अलावा अपने क्या कर सकते हैं, तीसरा जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है वो है जो मॉइस्चर है उसको मिनिमाइज कर दें, यानी नमी निष्कासित कर दें या मॉइस्चर को एग्जॉस्ट कर दें, तो मतलब निकाल दें। तो हिंदी में अपने क्या बोल देंगे, नमी निष्कासन। अब देखो जनरली क्या होता है, फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं उनमें 80% से ज्यादा नमी होती है। इतनी नमी होने की वजह से फल सब्जियां हैं वो जिंदा है। जिंदा है इसका मतलब वो क्या कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है। अगर हम इस नमी को कम कर दें, अगर हम इस नमी को कम कर देते हैं तो ये जो फल सब्जी है इसकी जो सेल है, कोशिकाएं वो डेड हो जाएगी, मर जाएगी। फल सब्जी है उसकी कोशिकाएं डेड हो जाएगी। तो अब क्या होगा, उनमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा यानी श्वसन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा तो सवत अपघटन कैसे होगा। तो अगर हम स्थायी रूप से उसका लंबे समय तक परिरक्षण करना चाह रहे हैं तो फलों में तो नमी ले जाते हैं 80 से 10 से 20% और सब्जियों में नमी ले जाते हैं 6 से 8% तक ले जाते हैं। अभी बताएंगे ये डिफरेंस क्यों होता है, ठीक है। वैसे ड्राइंग अपना टॉपिक भी है, उसके अंदर बात करेंगे। अगर हम एक एक पॉइंट पे चलेंगे तो फिर ये एक ही लेक्चर चलता रहेगा, मतलब 6-7 घंटे के लिए, इसलिए सिर्फ इसको थोड़ा कन्फाइन करते हुए चलता हूं मैं। तो नमी निष्कासन, नमी निष्कासन करेंगे तो सवत अपघटन नहीं होगा। दूसरा, नमी निष्कासन से एक और फायदा है, फल सब्जी में जब नमी नहीं होगी तो इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो पहले प्रिंसिपल के साथ भी ये बात लागू हो जाती है। वहां पे हमने बात की थी एनारोबिक कंडीशन, अवायवीय स्थिति उत्पन्न करना, दोनों के लिए लागू होती है। नमी निष्कासन यानी मॉइस्चर जो एग्जॉस्टिंग है वो भी दोनों के लिए ही लागू होने वाली बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कहानी समझ में यहां पर। उसके अलावा मैं बात करूं तो हम कुछ फूड एडिटिव का उपयोग करते हैं। देखो फूड एडिटिव क्या होते हैं, फूड एडिटिव में जैसे एंटीऑक्सीडेंट बोल देता हूं मैं, एंटीऑक्सीडेंट काम में लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन विरोधी, कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो ऑक्सीजन विरोधी होते हैं। अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो फल सब्जियों में क्या होगा, रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा या मिनिमाइज कम हो जाएगा,
जिसकी वजह से स्वस्थ अपघटन की रफ्तार बहुत धीमे हो जाएगी या रुक जाएगी, तो हम एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग भी कर सकते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से, अगर अपने इनकी बात, अब देखो यहाँ पे अपने बात कर रहे थे कि केमिकल कौन कौन से, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से जिनका अपने उपयोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में जैसे भा यानी ब्यूटालेटिक हाइड्रोक्सी एनिसोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बहुत बार, बीएचए। तो बीएचए की फुल फॉर्म होती है ब्यूटालेटिक हाइड्रोक्सी एनिसोल, वेजिटेबल ऑयल होता है। उसके अलावा बीएचटी, इसको अपने ब्यूटालेटिक हाइड्रोक्सी टोल्यून बोलते हैं, ब्यूटालिटिक हाइड्रोक्सी टोल्यून बोलते हैं। जेल में बात करें तो जैसे वेजिटेटिव कोई फैट है या एनिमल फैट है, उसको काम में लेते हैं, ऊपर जैसे परत बना देते हैं ना, जैसे कोई फल सब्जी है उस पे फैट की परत बन जाती है, तो आप सोचो कि यहाँ पर क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो जेल के अंदर एनिमल फैट आ जाती है, यानी पशुओं की जो वसा है वो है, वेजिटेबल जो फैट है यानी वानस्पतिक वसा है वो आ जाएगा। टोकोफिरोल्स की बात करें तो एनिमल जो फैट है वो टोकोफिरोल्स में आ जाती है। लैक्टिक एसिड है, इसको अपने जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है और डिब्बाबंदी फल वगैरह है, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में लैक्टिक काम लेते हैं। फास्फोरिक एसिड की बात करें तो फास्फोरिक एसिड जैसे जो एनिमल फैट होती है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम में लेते हैं इसको। उसके अलावा जैसे ड्रिंक वगैरह होती है, कोला ड्रिंक वगैरह होती है, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में फास्फोरिक एसिड काम में लिया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। उसके अलावा जैसे वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में फास्फोरिक अम्ल है उसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं और पैकिंग कर देते हैं, ठीक है, पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग से क्या होता है, पैकिंग से क्या होगा, जैसे कोई फल सब्जी है उनके ऊपर अपने ऐसी पैकिंग करें जिसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है, तो गैसें अंदर जा नहीं पाएगी, गैसें अंदर जा नहीं पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रेस्पायरेशन नहीं होगा, रेस्पायरेशन नहीं होगा तो स्वस्थ अपघटन नहीं होगा। तो ये दूसरा अपना प्रिंसिपल था। अब देखो इन दोनों प्रिंसिपल में जो दो कॉमन अप्रोच होती है, कॉमन अप्रोच कौन सी होती है, एक तो थी अपने एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन। दूसरा हम बात कर रहे थे यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन के अलावा नमी निष्कासन की, यानी मॉइस्चर एग्जॉस्टिंग की बात कर रहे थे, नमी निष्कासन। तो नमी निष्कासन करने से क्या होता है, स्वस्थ अपघटन भी नहीं होता और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी विकसित नहीं हो पाते। तीसरा मैं बात करूं यहाँ पे तो जैसे हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान, ये दोनों के लिए कॉमन अप्रोच हो सकती है। दोनों के लिए कॉमन कैसे हो सकती है, कोई फल सब्जी को आप ज्यादा तापमान पे रखते हैं तो उसके सूक्ष्म जीव सारे मर जाते हैं और उसके जो बीजाणु वगैरह होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इधर फल के जो एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पायरेशन जैसी क्रियाएं, श्वसन जैसी क्रियाएं नहीं देखने को मिलती है। तो हाई टेम्परेचर है वो दोनों के लिए कॉमन अप्रोच हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा और कॉमन क्या अप्रोच हो सकती है, पैकिंग, जो पैकिंग है वो भी दोनों के लिए कॉमन हो सकती है। जैसे आप हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन की ऐसी पैकिंग काम में ले रहे हो जिसमें गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, तो अब इसमें सूक्ष्म जीव वगैरह है वो इंटर नहीं कर पाएंगे, सूक्ष्म जीव वगैरह है वो इंटर नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा गैसों का भी आदान प्रदान नहीं होगा, जिससे फल सब्जी अंदर खराब नहीं होंगे क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अंदर अगर सूक्ष्म जीव है तो वो भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थैली के अंदर ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो दोनों ही प्रिंसिपल के लिए कॉमन अप्रोच में अपने इनको काम में ले सकते हैं। उसके अलावा कॉमन अप्रोच में और क्या काम में ले सकते हैं अपने, लो टेम्परेचर यानी निम्न तापमान। जो निम्न तापमान होता है, निम्न तापमान से देखो दोनों के अंदर कैसे काम आएगा। पहले मैं स्वस्थ अपघटन से बचाने के लिए लो टेम्परेचर की अप्रोच की बात करता हूं। जैसे मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो हम प्रॉपर रेस्पायरेशन कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर इससे गिरता है तो श्वसन दर
श्वसन दर क्या, सारी उपापचय क्रियाएं जो है वो क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। तो ऐसे ही फलों में क्या होता है, जब अपने उसको कम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी श्वसन दर जो है वो मंद होती जाती है और एक टाइम के बाद वो श्वसन दर बंद हो जाती है। सेम ऐसा ही सूक्ष्म जीवों में होगा, जब टेम्परेचर अपने कम करेंगे तो सूक्ष्म जीवों की भी श्वसन दर कम होगी और इतना टेम्परेचर कम कर देंगे कि सूक्ष्म जीवों की जो श्वसन दर है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ लो टेम्परेचर देने की वजह से सेल्फ डिग्रेडेशन यानी स्वतापघटन भी नहीं होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भी अटैक नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ये कहानी समझ में आ जानी चाहिए। दो प्रिंसिपल की हमने बात कर ली है। तीसरा प्रिंसिपल था अपना प्रिवेंशन ऑफ पेस्ट डैमेज, यानी जो पीड़क का नुकसान है उससे बचाना, पीड़क के नुकसान से बचाना, ये अपना तीसरा प्रिंसिपल था ना। तो अगर कीटों से नुकसान होता है तब तो कीटों को मारने का जो अपने प्रॉपर इलाज देखना पड़ेगा, अदरवाइज अपने क्या करेंगे। देखो जैसे पैकिंग वगैरह है वो भी कीटों से बचाती है, और जो पीड़क है जैसे मानव से नुकसान हो रहा है, पशुओं से, तो उनका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रैक्टिस नहीं है। स्टोरेज के दौरान जो इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए जैसे अपने फ्यूमिगेशन वगैरह भी किया जाता है। जनरली फलों के अंदर क्या करते हैं, अपने जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका फ्यूमिगेशन, धूमन किया जाता है फलों के अंदर, क्योंकि सब्जियों में तो ऑलरेडी सल्फर होता है, फलों में सल्फर नहीं होता है, इसलिए अपने क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड यानी 1 टन जो फल होते हैं उनके लिए अपने जनरली 1.8 से 3.6 किलो जो सल्फर होती है उसका धूमन करते हैं, जिससे एक सल्फर का कोट चढ़ जाता है फलों पर, सल्फर की एक परत चढ़ जाती है जिसकी वजह से कीटों से बचाव हो जाता है। तो इस तरह के जनरल ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो ये अपने 3 प्रिंसिपल, ये थे अपने प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन यानी परिरक्षण के सिद्धांत। अब अपने बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। देखो मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन की बात करेंगे तो अपने 2 तरह से डिस्कस करेंगे। एक तो जो मतलब जो सूक्ष्म जीव है उनको अपने किस तरह से रोकते हैं उसके आधार पर जो प्रिजर्वेशन मेथड है उनकी बात करेंगे। एक उनका जो ड्यूरेशन है प्रिजर्वेशन का उसके हिसाब से अपने बात करेंगे। तो पहले जो अपना मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है यानी जो परिरक्षण की विधियां हैं वो एक्शन के आधार पर बात करते हैं, यानी जो हमने मेथड लिया है उसका एक्शन किस तरह का होगा। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो एक तो होता है बैक्टीरियोस्टैटिकल मेथड होता है और दूसरा होता है बैक्टीरियोसाइडल मेथड होता है। बैक्टीरियोस्टैटिकल मेथड का मतलब क्या होता है, परिरक्षण की विधियों की बात करें 2 तरह की विधियां हैं। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो बैक्टीरियोस्टैटिकल और दूसरा बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिकल का जो मतलब होता है वो ये होता है कि सूक्ष्म जीव है उनकी जो वृद्धि होती है, उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, उनकी जो संख्या बढ़ती होती है उसको रोक दिया जाता है। तो उसको अपने क्या है बैक्टीरियोस्टैटिकल। इसमें सूक्ष्म जीव को मारना कोई जरूरी नहीं है, सूक्ष्म जीव को मरना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी जो वृद्धि होती है उसको रोक दिया जाता है, उसका जो जनन होता है उसको रोक दिया जाता है। तो उसको अपने बैक्टीरियोस्टैटिकल मेथड या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली विधियां बोल देते हैं। दूसरा अपना था बैक्टीरियोसाइडल मेथड यानी सूक्ष्म जीवों को मारने वाली विधियां। तो इसके अंदर अपने जो सूक्ष्म जीव है उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं, उनके जो स्पोर होते हैं उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जनरली 2 विधियां हैं। देखो अब जो बैक्टीरियोस्टैटिकल मेथड है यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकना है उसमें एक तो आता है मतलब ड्राइंग। मैंने अभी आपको बताया था फलों का अगर हमें स्थायी परिरक्षण करना है तो नमी छोड़ते हैं उनमें 10 से 20% और सब्जियां होती है उनके अंदर अपने नमी छोड़ते हैं 6 से 8%। आजकल एक इंटरमीडिएट फूड भी आता है जिसमें जो नमी होती है वो लगभग 20 से 50% के बीच में होती है। तो इसका भी कुछ परिरक्षण हो जाता है, लेकिन इनके कंपेयर में जिनमें नमी हमने बहुत कम की है उनकी तुलना से कम परिरक्षण होता है। तो ये मेथड है। दूसरा हम केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं, रासायनिक जो परिरक्षक है उनका उपयोग करते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने पीछे प्रिंसिपल बताए थे 3, प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिग्रेडेशन स्वतापघटन को रोकना, दूसरा प्रिंसिपल बताया था प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबल डिकम्पोजिशन यानी सूक्ष्म जीवों से जो नुकसान होता है उसको रोकना। तो उसके अंदर अपने ये रसायन भी काम में लेते हैं। जनरली आपने सुना होगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइड,
ये इस तरह के जो रसायन है इनका भी अपने उपयोग करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा हम यूज ऑफ फूड एडिटिव, पीछे हमने बात की थी भाप भट्ट जेल की बात की थी, है ना, टोकाफिरोल की बात की थी। तो जो हम मतलब फूड एडिटिव पीछे बात कर चुके हैं, उन फूड एडिटिव का उपयोग भी हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए ही करते हैं। उसके अलावा हम लो टेम्परेचर पे सूक्ष्म जीव मरते नहीं है, निष्क्रिय हो जाते हैं या फिर आते नहीं है ना। तो ये लो टेम्परेचर भी क्या करता है, मतलब सूक्ष्म जीवों की जो गति है उनका रिप्रोडक्शन है उसको रोक देता है। उसके अलावा हम और भी जैसे ऑर्गेनिक जो अपने प्रिजर्वेटिव्स है ना, ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव जैसे मैं बात करूं शुगर, चीनी जो है, यानी कार्बनिक जो परिरक्षक है जैसे चीनी है, उसके अलावा जैसे साल्ट नमक है, उसके अलावा जैसे विनेगर यानी सिरका है, तो इनका भी अपने इसके अंदर ही उपयोग करते हैं। ये अच्छे से याद रखना आपको, ठीक है। अभी मैं इनको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि आगे इनके टॉपिक आने उसमें पूरे का पूरा डिस्क्राइब होगा, सिर्फ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन कौन सी विधियां यहाँ पर काम में लेते हैं। दूसरे अपना मेथड किस तरह के थे, बैक्टीरियोसाइडल मेथड्स थे, यानी सूक्ष्म जीवों को मारने वाले। तो इसके अंदर अपने हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर में जैसे मैं बात करूं तो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है निर्जीवीकरण। निर्जीवीकरण का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान या इससे ज्यादा तापमान पे गर्म करना। इससे सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाएंगे और उनके जो बीजाणु जो होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो स्टरलाइजेशन निर्जीवीकरण। एक आता है पास्तुरीकरण, पास्चुराइजेशन जिसको बोलते हैं, पास्तुरीकरण, जिसकी खोज लुई पास्चर ने की थी ना, पास्तुरीकरण। पास्तुरीकरण क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर किसी को गर्म करते हैं तो उसके सूक्ष्म जीव तो मर जाते हैं लेकिन उसके बीजाणु है वो डेड नहीं होते हैं। तो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, बीजाणु एक बार निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ समय के लिए परिरक्षण हो जाता है। तो कहने का मतलब पास्तुरीकरण भी हाई टेम्परेचर है, लेकिन ये मतलब टेम्परेरी तरह का परिरक्षण करता है, यानी अस्थायी परिरक्षण करता है। स्टरलाइजेशन है वो कैसा परिरक्षण करता है, स्थायी परिरक्षण। उसके अलावा मैं बात करूं जैसे कुकिंग है, यानी पकाना होता है हाई टेम्परेचर में, जैसे सब्जी वगैरह पकाते हैं अपने हाई टेम्परेचर पे। उसके अलावा रोस्टिंग, सेकने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हैं। उसके अलावा इरिडेशन का मतलब होता है विकिरण, यानी विकिरण उपचार देना, जैसे गामा रे है, एक्सरे, पीछे हमने गामा विकिरण पढ़े थे, जैसे आम में, पपीता में फल मक्खी, और जैसे जो गुठली का घुन है उसको खत्म करने के लिए गामा किरणों का उपचार दिया जाता है। तो ये सूक्ष्म जीवों को मारने वाले जो विधियां हैं वो है, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक का मेथड है और कुछ बैक्टीरियोसाइडल मेथड है। अब अपने बात करते हैं परिरक्षण की विधियों का जो आधार है वो समय का आधार है, कितने समय तक परिरक्षण करते हैं उस आधार पर उनका डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए परिरक्षण के समय के आधार पर जो परिरक्षण की विधियां हैं, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन जो है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक टेम्परेरी प्रिजर्वेशन यानी अस्थायी परिरक्षण, और दूसरा कौन सा होता है, स्थायी परिरक्षण यानी परमानेंट प्रिजर्वेशन। एक कौन सा बताया हमने, अस्थायी यानी टेम्परेरी परिरक्षण, और दूसरा हमने कौन सा बताया, परमानेंट यानी स्थायी परिरक्षण। तो देखो टेम्परेरी परिरक्षण कौन सा होता है, टेम्परेरी जो प्रिजर्वेशन होता है, अस्थायी परिरक्षण होता है। कुछ एक दिनों के लिए जो आप परिरक्षण कर रहे हो उसको आप अस्थायी परिरक्षण बोलते हैं, और जो महीनों से लेकर सालों तक कर रहे हो उसको आप स्थायी या परमानेंट प्रिजर्वेशन बोलेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे घर में कई बार अपने क्या करते हैं, मिर्च है वो तेल में फ्राई कर ली जाती है, वो 5-10 दिन चल जाती है, अपने हरी मिर्च जो होती है तो वो कुछ समय के लिए चल जाती है। या डेली हम सब्जी को बॉईल करते हैं, एक दिन चल जाती है। जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं, रूम में रहते हैं किराया वराया लेके, उनकी तो सब्जी 2-3 दिन भी चल जाती है, सभी भुगत भोगी है ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या है, एक तरह से अस्थायी परिरक्षण है। अब हम जैसे रूम पे जा रहे थे, हॉस्टल में जा रहे थे घर से, तो मम्मी ने एक जो डिब्बा है वो अचार का पैक करके हमको दे दिया, लो बेटा कई बार सब्जी नहीं बनती है हॉस्टल में, कई बार अच्छी सब्जी नहीं बनती है, तो ये अचार ले जाओ तुम, और जब अच्छी सब्जी नहीं बने तो ये अचार खा लेना, साथ में ज्यादा किसी को बांटने मत लग जाना क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन होता क्या है, वो 2-4 दिन ही चलता है, क्योंकि जिस दिन मेस में नीचे जाता है आधा डिब्बा हो जाता है, दूसरी बार जाता है इतने में पूरा हो जाता है। पहली बार जाता है तब दुख होता है भी अचार बांट दिया, और दूसरी बार जाता है बोले ये तो होना ही था ना, जनरली ऐसा तो आप मतलब होता ही है।
तो अब अचार है वो हमने क्या है, वो अपना 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ ईयर चल जाता है, तो वो कैसा परिरक्षण है, स्थायी परिरक्षण है। तो एक एग्जांपल है, जैसे मिर्च बना रहे हो घर पे, सब्जी बना रहे हो, ये अस्थायी कुछ समय के लिए परिरक्षण 2 4 10 दिन के लिए हो सकता है। अचार बना दिया, मुरब्बा बना दिया, कैंडी बना दिया, आपने जैम बना दिया, जेली बना दिया, वो एक तरह से कैसा परिरक्षण अस्थायी। तो टेम्परेरी कुछ डेज के लिए है, और परमानेंट है वो कैसा है, मतलब कुछ मंथ से लेकर ईयर तक का जो होता है, या ईयर से भी मतलब ईयर से भी ज्यादा का होता है, उसको अपने किस में रख लेते हैं, परमानेंट यानी स्थायी परिरक्षण में रख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस आपको पता हो लग गया होगा। अब देखो, जब अपने इनके परिरक्षण की बात करें यानी स्थायी और अस्थायी की विधियों की बात करें, तो इनके अंदर जो फैक्टर लागू होगा वो तो एक ही लागू होगा, लेकिन उसका जो लेवल है वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा, वो लेवल बताएगा कि ये स्थायी परिरक्षण हो रहा है या फिर अस्थायी परिरक्षण हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान की। उच्च तापमान, देखो अगर हम उच्च तापमान का उपयोग करते हैं और उच्च तापमान में हम क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं यानी पकाते हैं, ठीक है। एक तो मैं आपको पका रहा हूं, एक गर्म पानी में पका रहे हो आप, है ना, वो पकाने वाली बात कर रहा हूं मैं ना, भोजन पकाते हैं। दूसरा, जैसे अपने अभी बात की थी ब्लांचिंग, विविकरण, ब्लांचिंग या विविकरण की जी बात की थी, वो भी कैसा परिरक्षण है, अस्थायी है। रोस्टिंग, सेकना, जैसे आप अपने घर वालों को सेकते हो ना, वो वाला नहीं। दूसरा, जैसे आग पे अपने कोई चीज सेकते हैं, ठीक है, तो सेकना। उसके अलावा पास्तुरीकरण, पास्तुरीकरण, पास्तुरीकरण का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे किसी को बॉईल करना, ठीक है, बॉईल करना या फिर गर्म करना, ठीक है। तो उसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके बीजाणु नष्ट नहीं होते, कुछ समय बाद फिर वो सक्रिय हो जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप दूध लाते हो, फ्लेक्सिबल जो पाउच आते हैं ना दूध के, जैसे सर्स वगैरह के, मदर डेयरी वगैरह, अमूल वगैरह के, तो उनपे लिखा होता है पास्तुरीकृत दूध, है ना, तो वो पास्तुरीकृत होते हैं, स्टरलाइज नहीं होते। तो ये उच्च तापमान की ये जो विधियां हैं ये अस्थायी परिरक्षण में आती है, और स्थायी परिरक्षण में आता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है निर्जीवीकरण करना। निर्जीवीकरण का मतलब क्या हो गया, बिना जीव के कर देना, क्या कहलाएगा, निर्जीवीकरण कहलाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान पर अगर किसी फल सब्जी या उत्पाद को गर्म करते हैं तो उसके सारे सूक्ष्म जीव और उनके बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और ये स्थायी परिरक्षण हो जाता है। अब टेम्परेचर कितना रखना है ये डिपेंड करेगा, अगर कोई एसिडिक नेचर का फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो कोई अगर एसिडिक अम्लीय स्वभाव के हैं, तब अपने क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टरलाइजेशन करते हैं। अगर कोई क्षारीय प्रकृति का है तो उसको अपने 115 से लेकर 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, तब उनका निर्जीवीकरण होता है। तो अब देखो, अम्लीय के लिए 100 डिग्री सेल्सियस और क्षारीय के लिए 115 से 121 डिग्री। अब जो अम्लीय प्रकृति का होता है वो जल्दी परिरक्षित होता है, क्योंकि इसमें अम्ल है, वो भी एक तरह से परिरक्षण में मदद करता है, इसलिए जल्दी परिरक्षित हो जाए। और जो मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं वो थोड़ा उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, यानी 15 से 21 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर ज्यादा रखा है यहाँ पे। अब देखो, परिरक्षण के आधार पर अगर अपनी बात करें तो देखो, जिन फल सब्जियों का पीएच मान जो होता है वो 5 से कम होता है, उनका आसान परिरक्षण होता है, और जिनका पीएच मान 5 से ज्यादा होता है उनका जो परिरक्षण होता है वो थोड़ा मुश्किल परिरक्षण होता है, ठीक है, थोड़ा मतलब उसमें एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो ये परिरक्षण की आसानी और थोड़ा मतलब मुश्किल की वजह से फल सब्जियों का अम्लीय और क्षारीय होना कितने पीएच मान पे बांट दिया जाता है, 5 पे। वैसे तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो तो यही है, 7 से जो कम पीएच होता है वो अम्लीय और 7 से ज्यादा है वो क्षारीय है, ये बात तो ठीक है। जिनका पीएच मान 5 से 7 के बीच में होगा उनमें भी एसिड ही होगा, यानी एसिड डोमिनेंट होगा, लेकिन उनको अपने किस में रखेंगे, परिरक्षण में, क्षारीय फल सब्जियों में रखेंगे। और जिनका पीएच मान 5 से कम होता है उनको अम्लीय के अंदर रखेंगे, ये सिर्फ परिरक्षण के अंदर बात की जाती है। और इस वर्गीकरण के आधार पर सभी जो फल है वो अम्लीय प्रकृति के हैं, सभी फ्रूट, ऑल फ्रूट आर एसिडिक इन नेचर, सभी फल अम्लीय प्रकृति के हैं। ऑल वेजिटेबल्स आर बेसिक इन नेचर, यानी सभी सब्जियां हैं वो क्षारीय प्रकृति की है, ये इस पीएच वर्गीकरण के आधार पर। और अगर हम केला और पपीता की बात कर लें, केला और पपीता की बात कर लें
तो ये दो ऐसे फल हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अगर मैं टमाटर और रुबरब की बात कर लूं, रुबरब भी एक सब्जी होती है, टमाटर और रुबरब की बात कर लूं तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब सभी फल केले और पपीते को छोड़कर अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सभी सब्जियां टमाटर और रुबरब को छोड़कर क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं उनका परिरक्षण आसान होता है। सब्जियों में अम्लीय प्रकृति का टमाटर और रुबरब है। रुबरब तो आप जानते ही नहीं होंगे ना, तो बहुत ही माइनर वेजिटेबल है। टमाटर वो बहुत प्रचलित है और टमाटर सब्जियों में सबसे ज्यादा जो परिरक्षण होता है, प्रिजर्वेशन होता है, वो टमाटर का ही होता है। और टमाटर को अपने नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल भी कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो परिरक्षित की जाती है या जिसका सबसे ज्यादा प्रसंस्करण किया जाता है वो टमाटर का ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि आसान है। कौन से स्वभाव की है? अम्लीय स्वभाव की है, इसलिए ये आसान पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे उच्च तापमान है वो स्थायी परिरक्षण में आएगा जब स्टरलाइजेशन करेंगे, और अस्थायी में यानी टेम्परेरी में आएगा जब हम कुकिंग करेंगे, ब्लांचिंग करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। और पास्चुराइजेशन, अब पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन के डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे अगर कर रहे हैं तो पास्चुरीकरण है, और 100 से ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा तो स्टरलाइजेशन है। पास्चुरीकरण अस्थायी परिरक्षण है और स्टरलाइजेशन है वो कैसा परिरक्षण है? स्थायी परिरक्षण है। ये एक मेजर डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने उच्च तापमान की बात कर ली। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट लो टेम्परेचर, निम्न तापमान। निम्न तापमान ये टॉपिक समझने वाला है, कहीं भी पढ़ने वाला नहीं है, रटने वाला नहीं है बिल्कुल। कुछ एक जैसे भा भट के पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं, वो याद रखना पड़ेगा। तो निम्न तापमान जो नोट्स है उनको पढ़ने की बजाय इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप नोट कर लोगे तो आपके बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप पूरे का पूरा ये चैप्टर पढ़ते हो तो बहुत लेंथी है, ये तो बस बातों वाला टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसे रटने वाला जैसा तो कुछ है नहीं, बहुत इजी है। नेक्स्ट अपने बात करें निम्न तापमान। अगर हम करते हैं सेलर स्टोरेज, सेलर भंडारण। देखो सेलर भंडारण क्या होता है? 15 डिग्री सेल्सियस का भंडार गृह होता है, सामान्य चेंबर है जिसमें टेम्परेचर 15 के आसपास ही, 10 से 15 के बीच में मेंटेन होता है। अपेक्षिक आर्द्रता नहीं इसमें नियंत्रित होती। इसमें फल सब्जियों को रख देते हैं तो कुछ 1-2 दिन 3 दिन चल जाते हैं। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर स्टोरेज जो होता है, यानी अपने घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फल वगैरह लाके हम रख देते हैं, 3-4-5 दिन चल जाते हैं। तो जिसका तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है उसको रेफ्रिजरेटर स्टोरेज में रखा जाता है। तो इसके अलावा एक होता है जीरो एनर्जी कूल चेंबर्स। देखो जीरो एनर्जी कूल चेंबर की खोज की थी 1982 के अंदर IRI के 2 साइंटिस्ट थे, SK रॉय और खुर्दिया। SK रॉय और खुर्दिया 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीरो एनर्जी कूल चेंबर को खोजा था। ठीक है, जीरो एनर्जी कूल चेंबर क्या होता है वो अलग से अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जीरो एनर्जी कूल चेंबर में भी क्या होता है? ये अस्थायी तरह का परिरक्षण होता है, इसमें किसी तरह की एनर्जी खर्च नहीं होती, अपने सीधा खेत के अंदर एक ढांचा बना लेते हैं, जुगाड़ टाइप का होता है। तो अगर अपने इन कम तापमान वाले में रखते हैं तो ये अस्थायी परिरक्षण है। अगर हम यूज करते हैं कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? देखो इसमें फल व सब्जी के अनुसार तापमान और अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करते हैं। जैसे मान लो केले को तापमान चाहिए भंडारण में 13 डिग्री सेल्सियस, आम को चाहिए 12.7, सेब को चाहिए 0 से 1 के आसपास चाहिए। तो जैसा फल है उसके अनुसार तापमान नियंत्रित हो जाता है और उसके अनुसार ही अपेक्षिक आर्द्रता नियंत्रित हो जाती है। तो उसको अपने कोल्ड स्टोरेज या शीत भंडार गृह कहते हैं। और भारत में जो सबसे ज्यादा प्रचलित भंडार गृह है वो कोल्ड स्टोरेज है, शीत भंडार गृह है। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा अगर शीत भंडार गृह की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी में और उसके बाद आपको गुजरात में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज है उसके अंदर फल सब्जियों को रखते हैं तो लंबे समय तक चलते हैं, तो वो स्थायी तरह का है। उसके अलावा एक होता है CA स्टोरेज, CA स्टोरेज, इसको अपने बोलते हैं कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, यानी नियंत्रित वातावरण भंडार गृह,
नियंत्रित वातावरण भंडारगृह। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तापमान के साथ साथ जो गैसों की सांद्रता होती है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इनकी सांद्रता को भी नियंत्रित कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो जैसे वातावरण में 21 होता है उससे घटा के अपने 10 से नीचे ले आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है वो 0.03 होता है, उसको बढ़ा के अपने 2 से 5% तक ले आते हैं। तो ऑक्सीजन तो कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, तो श्वसन क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। न तो वहां रखे फल सब्जियों में श्वसन होगा, न वहां के सूक्ष्म जीवों में प्रॉपर श्वसन हो पाएगा, तो जिसकी वजह से इनकी भंडारण क्षमता बहुत ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो भंडारण क्षमता होती है वो सीए स्टोरेज की होती है, नियंत्रित वातावरण भंडार गृह की होती है। उसके अलावा एक होता है एमए स्टोरेज। एमए स्टोरेज को बोलते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, एमए यानी मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज यानी रूपांतरित वातावरण भंडार गृह। इसमें भी गैसों का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो यहां भी फल सब्जियों की जो परिरक्षण है वो थोड़ा लंबे समय के लिए हो जाता है। उसके अलावा एक होता है फ्रिज स्टोरेज। फ्रिज स्टोरेज का मतलब होता है तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर अगर हम उसको भंडारित करते हैं तो उसको फ्रिज स्टोरेज बोल देते हैं। जैसे आपने सफल मटर खरीदी होगी ना मार्केट से, जैसे मटर का सीजन नहीं होता है, शादी ब्याह में आप क्या करते हो, मटर पनीर वगैरह बनाना चाहते हो, मटर का सीजन नहीं है, मटर नहीं मिलेगी, तो आप फ्रोजन मटर लेके आओगे, यानी जैसे जो डीप फ्रीजर होता है उसके अंदर थैली में मटर पड़ी रहती है वो आपको दे देते हैं। या आपने कई बार स्वीट कॉर्न खरीदे होंगे तो स्वीट कॉर्न वगैरह भी रखे होते हैं, तो वो फ्रिज स्टोरेज है, उसमें भी लंबे समय तक बने रहते हैं। तो कम तापमान में जैसे कोल्ड स्टोरेज है यानी शीत भंडार गृह है, सीए स्टोरेज है यानी कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज है, एमए स्टोरेज है यानी मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज है, फ्रिज स्टोरेज है। तो ये किसमें आते हैं, स्थायी परिरक्षण के अंदर आते हैं। ठीक है, तो निम्न तापक्रम से अस्थायी परिरक्षण भी होता है और स्थायी परिरक्षण भी होता है, बस लेवल अलग अलग होने की बात होती है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करूं, और नेक्स्ट अगला कारक कौन सा आएगा, यहां आएंगे परिरक्षक। अगर हम जैसे परिरक्षकों को मृदु पदार्थ के रूप में यूज करते हैं यानी हल्का यूज करते हैं, दो तरह के परिरक्षक होते हैं। एक तो होते हैं क्लास फर्स्ट, एक होते हैं क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में आते हैं कार्बनिक। क्लास फर्स्ट में कौन से आते हैं, कार्बनिक आते हैं। कार्बनिक में कौन सा, शुगर, चीनी, साल्ट यानी नमक, और विनेगर बोले तो सिरका, और उसके अलावा ऑयल, तेल, है ना। और क्लास सेकंड में जो आते हैं वो आते हैं रासायनिक। कौन से आते हैं, रासायनिक आते हैं। ठीक है, रासायनिक में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, उसके अलावा सोडियम बेंजोइड है, ये आते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इन परिरक्षकों का हल्का उपयोग करते हैं, सिर्फ कार्बनिक है उनका ही करते हैं हल्का उपयोग, है ना, तब उनको अस्थायी परिरक्षण में रखा जा सकता है। और जब हम इनका उपयोग ज्यादा करते हैं तब हम इसको किस में रख देते हैं, स्थायी परिरक्षण में रख दिया जाता है। अब जैसे मान लो चीनी है, ठीक है, चीनी का उपयोग हम 20 से 55% कर रहे हैं, तो ये अस्थायी परिरक्षण का काम करेगी, स्थायी परिरक्षण का काम नहीं करेगी। स्थायी परिरक्षण का तो काम करेगी जब आप 65% से ज्यादा इसका उपयोग करोगे तब करेगी। वैसे ही मैं बात करूं नमक का उपयोग आप 6 से 8% करते हो, अस्थायी परिरक्षण के लिए करते हो। स्थायी परिरक्षण का तो काम करेगी ये 15% से ज्यादा की मात्रा में। वैसे जनरली स्थायी परिरक्षण के लिए इसकी मात्रा लेते हैं 15 से 20%। तीसरा हम बात कर रहे थे सिरका। देखो सिरके की जो मात्रा है वो 1% के आसपास या इतनी लेते हो तब अस्थायी परिरक्षण है। अगर आप सिरके की मात्रा 1.5% से ज्यादा ले रहे हैं तब वो स्थायी परिरक्षण का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मसाले यानी स्पाइसेस, मसाले क्या होते हैं, ऑक्सीकरण प्रतिरोधी होते हैं। कुछ एक समय के लिए वो क्या कर देते हैं, परिरक्षण का काम कर देते हैं, स्थायी तो नहीं करें, थोड़ा बहुत काम कर देंगे, मतलब ऑक्सीकरण प्रतिरोधी होते हैं। तो इनका अगर अपने मृदु पदार्थ के रूप में यूज कर रहे हैं यानी सॉफ्ट कम यूज कर रहे हैं तब ये क्या है, अस्थायी परिरक्षण है।
अगर इनकी मात्रा चीनी की 65% या इससे ज्यादा तो स्थायी परिरक्षण करेगी। नमक है वो 15 से 20% काम में लोगे तब वो स्थायी परिरक्षक के रूप में काम में करेगा। सिरका 1.5% या इससे ज्यादा मात्रा काम में लेते हो तब वो परिरक्षक का काम करेगा, स्थायी परिरक्षक का। ठीक है। तेल, देखो तेल क्या काम करता है, जैसे ये कोई कंटेनर है, हमने इसमें फल सब्जी भर दी, यहां तक इसके ऊपर 1-2 इंच तक आप तेल भर दोगे तो इसमें गैसें हैं वो अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंचेगा, स्वत अपघटन भी नहीं होगा और सूक्ष्म जीव भी कोई गतिविधि नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा, यहाँ कोई सूक्ष्म जीव इस परत को पेनिट्रेट करके यानी इसको पार करके अंदर नहीं जा पाएगा। तो तेल एक सुरक्षा की परत बनाकर परिरक्षण का काम करता है। तो ये क्या करते हैं, परिरक्षक का काम करते हैं। तेल का तो मैंने आपको सिद्धांत बता दिया, परिरक्षण का क्या है। चीनी और नमक के परिरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है। जैसे मान लो आपने नमक के चीनी के जो हाई कंसंट्रेशन का यानी अधिक सांद्रता का घोल आपने फल सब्जियों में डाल दिया, तो अब फल सब्जियों के अंदर की जो नमी होगी वो बाहर आ जाएगी, पानी बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो घोल है उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा। अब ये अति प्रासरी घोल है तो जाहिर सी बात है कोशिकाओं का पानी बाहर आ जाएगा, जिसको आप बाह्य प्रासरण या एक्सऑस्मोसिस कहते हैं। तो इन फल सब्जियों की खुद की नमी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इनका सेल्फ डिग्रेडेशन यानी स्वत अपघटन नहीं होगा। दूसरा, अगर इसमें कोई सूक्ष्म जीव होगा तो उसका भी एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा यानी बाह्य प्रासरण हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो नमक और चीनी जो परिरक्षित करते हैं उनके पीछे सिद्धांत काम करता है बाह्य प्रासरण का, एक्सऑस्मोसिस का, जिससे स्वत अपघटन भी नहीं होता, सेल्फ डिग्रेडेशन भी नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सड़ जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें सिरका। देखो मार्केट में जो सिरका आता है, व्यापारिक जो सिरका होता है, उसमें 5 से 8% तक का क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, मान के चलिए। तो बाजार में आने वाले सिरके के अंदर जो एसिटिक एसिड 5 से 8, और ये सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। अम्ल आपको पता ही है, इन सूक्ष्म जीवों को खत्म करता है। तो ये सब ऊपर वाले जो है ये कार्बनिक परिरक्षक में आते हैं। अब हम बात करें रासायनिक परिरक्षक। देखो रासायनिक परिरक्षक में आता है एक तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो आगे चलकर क्या करेगी, हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगी सल्फ्यूरिक एसिड की तरह, जो सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। अब देखो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का जब उपयोग करते हैं तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज होती है वो धूमन की तरह होती है, सफेद रंग देती है। अगर हमने किसी रंगीन उत्पाद में, कलर्ड प्रोडक्ट में इसका यूज कर लिया तो उसका कलर खराब हो जाएगा। इसलिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग हमेशा कलरलेस प्रोडक्ट में यानी रंगहीन जो फल सब्जियां हैं उनके परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। और देखो ये जीवाणु को छोड़ता ही नहीं है, बहुत ज्यादा प्रभावी है जीवाणु के लिए। मोल्ड है उसको भी नहीं छोड़ता, उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, सभी सूक्ष्म जीवों के लिए, ठीक है। लेकिन जीवाणु और मोल्ड इनको तो जाति दुश्मनी है, इनको तो बिल्कुल ही खत्म करने का काम कर देता है। वहीं मैं बात करूं सोडियम बेंजोइड की, तो सोडियम बेंजोइड जो होता है वो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के कंपैरिजन सूक्ष्म जीवों के लिए थोड़ा कम विषैला होता है। लेकिन जो रंगीन उत्पाद होते हैं, कलर्ड फ्रूट और वेजिटेबल है, उनके लिए यही बढ़िया होता है। सोडियम बेंजोइड जो होता है ये ज्यादा बढ़िया रहता है, प्रभावी केएमएस की तुलना से कम होता है, लेकिन केएमएस जो रंगीन उत्पाद होते हैं उनके प्रभाव उनके रंग को खराब कर देता है। अब देखो सोडियम बेंजोइड जो होता है वो ईस्ट का जाति दुश्मनी होती है इसके साथ, ईस्ट को नहीं छोड़ता, ईस्ट के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अब तो कलर्ड के लिए आप कौन सा यूज करोगे, रंगीन के लिए सोडियम बेंजोइड, और कलरलेस के लिए यानी रंगहीन के लिए कौन सा काम में लोगे आप, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड काम में लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जो अम्लीय प्रकृति के फल होते हैं, बहुत ज्यादा अम्लीय, हाईली एसिडिक, जैसे सिट्रस फ्रूट है ना, नींबू वर्गीय फल है, उनमें सोडियम बेंजोइड परिरक्षण नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है। तो हाई एसिडिक नेचर का अगर कोई फ्रूट आ गया जैसे नींबू वर्गीय, तब आप चाहे वो कलर्ड है कौन सा लेना पड़ेगा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ही आपको काम में लेना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये कुछ मतलब रासायनिक जो परिरक्षक जिनको अपने क्लास सेकंड में रखते हैं, तो इनको अपने किस में काम में लेंगे, स्थायी में। तो ये मात्रा यहाँ पर इनकी, और ये यहाँ पर रासायनिक जो परिरक्षक है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोइड। चीनी की 65% या इससे अधिक मात्रा, नमक 15 से 20% मात्रा, सिरका की 1.5% से अधिक मात्रा, और तेल की 1 से 2 इंच मोटी ऊपर तक परत, वो स्थायी परिरक्षण में काम करेगी।
जो परिरक्षक होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में कार्बनिक परिरक्षक आते हैं जैसे चीनी, नमक, सिरका, तेल, और क्लास सेकंड में रासायनिक परिरक्षक आते हैं। रासायनिक परिरक्षक कौन कौन से? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट, है ना, परिरक्षक, ठीक है। तो ये परिरक्षक, तो ये तीन चीजें तो होगी। नेक्स्ट अब मैं बात करूं वायु निष्कासन, एनारोबिक कंडीशन या फिर एयर एग्जॉस्टिंग बोल दें अपने। अगर देखो आप जैसे फल सब्जियां तोड़ी और तोड़ने के बाद जैसे थैली के अंदर बांध लेते हैं, तो कुछ हद तक गैसों का आदान प्रदान कम होता है, लेकिन प्रॉपर तो नहीं। वो उस तरह का जो परिरक्षण है वो अस्थायी है। वायु निष्कासन में अगर हम पूरी तरह से वायु निकाल देते हैं तो लंबा परिरक्षण होता है। अब हम इसके लिए जैसे सीए पैकिंग काम में लेते हैं। सीए पैकिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पैकिंग। आपने चिप्स कुरकुरे की पैकिंग देखी होगी, उसमें हवा भरी रहती है। कई बार तो आप ये सोचते होंगे ये कंपनी वाले तो फुलावट के लिए क्या करते हैं, हवा भर देते हैं ना, तो मतलब लोगों को इसे बहलाने फुसलाने के लिए। ऐसा नहीं, एक तो उसमें हवा भरी होती है तो डैमेज नहीं होता। दूसरा वो हवा क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन नहीं होता। उसकी वजह से एक तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो उसमें तेल वाला पदार्थ होता है, उसमें रेंसिडिटी भी नहीं आएगी और कोई सूक्ष्म जीव भी नहीं पनप पाता है। तो सीए पैकिंग का मतलब होता है किसी पैकिंग में आप गैसों को नियंत्रित कर देते हैं, तो उसको आप कौन सी पैकिंग बोल देंगे? सीए पैकिंग बोल दी जाती है। तो कहानी समझ में आ गई सीए पैकिंग क्या होती है। तो अगर फल सब्जियों को आप सीए पैकिंग करते हो, यानी उसमें नाइट्रोजन फ्लश कर देते हो, मतलब हवा निकाल दी आपने उसमें सारी फल सब्जी भर के और सिर्फ उसमें नाइट्रोजन भर के आपने उसको सील कर दिया, तो वो क्या होगा? अब लंबे समय तक भंडारण हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? सीए पैकिंग हो जाएगी। ऐसे ही हम सीए स्टोरेज की भी बात कर रहे थे, तो वो भी तो एक तरह से वायु निष्कासन या उसको मॉडिफाई करने वाली बात है। नेक्स्ट है नमी निष्कासन, यानी मॉइस्चर एग्जॉस्टिंग। अब देखो नमी निष्कासन का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर आप नमी लेते हो 20 से 50% तक कर देते हो, तो मैंने बताया था फल सब्जियों में 70% 75% से ऊपर नमी होती है, 80 से ही ज्यादा ही होती है, जनरली 75 मान लेते हैं, कुछ में कम होती है। इसको अगर हम 20 से 50 तक लाते हैं तब तो वो अस्थायी परिरक्षण होता है। अगर फलों में ये नमी 10 से 20% ले लें और सब्जियों में ये नमी 6 से 8% कर लें, तो अब हमारा जो परिरक्षण हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? स्थायी परिरक्षण हो जाएगा। फलों में 10 से 20% नमी और सब्जियों में जो नमी है वो 6 से 8% रख रहे हो। ये भेदभाव भाई क्यों किया आपने? क्या कारण है इसका? दिमाग लगाओ। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की सब्जियां कैसी प्रकृति की है, सारी है। एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, नमी का स्तर घटाना पड़ेगा, तब जाके परिरक्षण होगा। फल तो थोड़े अम्लीय प्रकृति के हैं, तो अम्ल भी कुछ परिरक्षण का काम करेगा। तो ये क्या है, थोड़ी नमी ज्यादा भी रख देते हो तो भी ये परिरक्षित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अपने क्या करते हैं, यहाँ पर फलों में स्थायी परिरक्षण के लिए 10 से 20% नमी और सब्जियों में जो नमी होती है वो कितनी रखते हो आप? 6 से 8% रखते हो, ठीक है। ये भी तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नमी निष्कासन की बात हो गई। उसके अलावा अब और क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से हम परिरक्षण कर सकते हैं? अब देखो अस्थायी परिरक्षण में तो जनरली अपने इसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं। अस्थायी परिरक्षण में आप एक चीज और कर सकते हो, स्वस्थता, जिसको अपने असेप्सिस बोला था पीछे ना, असेप्सिस। अगर सवच्छ रखोगे तो फल सब्जी ज्यादा चलेगा। गले सड़े के पास में अगर ताजा फल रख दिया तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो स्वस्थता से आप स्थायी परिरक्षण नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? अस्थायी परिरक्षण कर सकते हैं। तो अस्थायी परिरक्षण में तो इतने ही पैरामीटर आते हैं जो स्थायी परिरक्षण में भी आते हैं, स्वस्थता को छोड़कर, ठीक है। अब बात आती है उसके अलावा रेडिएशन ट्रीटमेंट या इरिडेशन, जो मैंने पीछे बताया था, विकिरण उपचार। विकिरण जो उपचार है वो मैं पीछे के एक लेक्चर में आपको बता चुका हूं कितना कितना लेते हैं। जैसे कॉमन जो मैं बताया था 0.06 से लेकर 0.1 किलोग्राम जो है वो एफपीओ अलाउ करता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है वो अलाउ करता है। इतना रेडिएशन ट्रीटमेंट जो है वो फल सब्जियों में दिया जाता है। वैसे रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए कौन सी विकिरण काम में लेते हैं? गामा विकिरण काम में ली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सी विकिरण काम में लेंगे? गामा। तो इससे फल सब्जियों का स्थायी परिरक्षण हो सकता है। जैसे प्याज, लहसुन, आलू और शकरकंद और अदरक में भंडारण के दौरान अंकुरण ना, उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। आम में जैसे फल मक्खी और जो गुठली का घुन है उसका अटेकना, उसके लिए दिया जाता है। उसके अलावा हम जैसे
बात करें कार्बोनेशन, कार्बनीकरण कर सकते हैं। कार्बनीकरण, कार्बनीकरण क्या होता है, कार्बोनेशन क्या होता है, कोक पिया आपने, है ना, कोला वगैरह, पेप्सी कोला जो भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेज बोलते हैं, कार्बनीकृत पेय पदार्थ बोलते हैं। तो जैसे फल सब्जियों का जूस है, तो उनको अपने क्या कर सकते हैं, प्रति लीटर जो अपने जूस है उसके अंदर 1 से 8 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाए, तो 1 से 8 ग्राम तक, तो उससे क्या होगा, सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा ऑक्सीजन की है नहीं, तो सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाएंगे, सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाएंगे, तो ये यहाँ पे अपना परिरक्षण हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, कार्बोनेशन से भी अपने क्या कर सकते हैं, स्थायी परिरक्षण कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अपने हिपा जो फिल्टर होते हैं, इनका यूज करके भी स्थायी परिरक्षण, इनमें सूक्ष्म जीव सारे के सारे जम जाते हैं और परिरक्षण कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। उसके अलावा हम जैसे कुछ और मैं बात करूं फूड एडिटिव वगैरह, उनका उपयोग करके भी अपने स्थायी परिरक्षण कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे हम नाइसिन का उपयोग कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, एसिटिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, तो इनके उपयोग से भी हम स्थायी परिरक्षण कर सकते हैं। तो ये स्थायी परिरक्षण की कुछ विधियां हैं और ये अस्थायी परिरक्षण की विधियां हैं। तो आज का जो अपना लेक्चर था वो था प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, तो दोनों ही अपने डिस्कस कर लिया। आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।